इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो क्या आती है कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो ये नहीं समझ में आता है कि इसको कैसे स्टार्ट करें, कैसे खत्म करें, कैसे प्रेजेंट। अभी जो लास्ट ईयर की डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, उसकी कॉपी मैंने, उसकी जो बोर्ड की कॉपी है ना, उसके 99 मार्क्स से आउट ऑफ 100 इकोनॉमिक्स में, तो उसकी बोर्ड की कॉपी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है ऋषभ मीणा और आज हम इस वीडियो में हमारे इंडियन इकोनॉमी के चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और बेटा ये मेरी गारंटी है कि आपके प्री बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, जो अभी अपन क्वेश्चंस कवर करेंगे वहां से आपकी गारंटी क्वेश्चन पे आपके प्री बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बेटा बहुत ध्यान से सुनना। पहली चीज बेटा, इंडियन इकोनॉमी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो क्या आती है कि सर सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है तो ये नहीं समझ में आता है कि इसको कैसे स्टार्ट करें, कैसे खत्म करें, कैसे प्रेजेंट करें। ठीक है, तो बेटा आपकी इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आया हूं मैं अपनी आंसर राइटिंग सीरीज में, जिसका नाम है हाउ टू राइट आंसर्स लाइक टॉपर्स। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो बेटा आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो और आप बहुत पीछे रह जाओगे टॉपर से। ठीक है, उस सीरीज में मैं हर चैप्टर से 4 से 5 ऐसे कॉम्प्लेक्स, ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस ले रहा हूं जो बोर्ड ने पूछे हैं, और उन क्वेश्चन का आंसर मैं खुद लिख के बता रहा हूं कि अगर इन क्वेश्चन का आंसर मैं खुद लिखता तो मैं किस तरीके से लिखता। ठीक है, तो अभी के अभी, है ना, अभी के अभी उस वीडियो पे जाओ, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी बेटा अबाउट आंसर राइटिंग। ठीक है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं उस आंसर राइटिंग सीरीज का लिंक दे दूंगा, तो बेटा एक बार जाओ और वहां पर आंसर राइटिंग सीरीज को बहुत अच्छे से एनालाइज करो कि मैं कैसे चीजों को प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज बेटा, मेरी जो लास्ट ईयर की डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, उसकी कॉपी मैंने, उसकी जो बोर्ड की कॉपी है ना, उसके 99 मार्क्स से आउट ऑफ 100 इकोनॉमिक्स में, तो उसकी बोर्ड की कॉपी मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की है। ठीक है, तो मैं इसी कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूं। आप जाओ, टेलीग्राम चैनल पे जाओ और उस मेरी जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है उसकी कॉपी को आराम से देखो, एनालाइज करो कि एक टॉपर अपनी कॉपी में किस तरीके से आंसर्स को लिख रहा है, प्रेजेंट कर रहा है। बेटा यकीन मानो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उसकी कॉपी चेक करके कि एक टॉपर किस तरीके से एक आंसर को अप्रोच करता है। ठीक है, तो अब बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो, हमारे इस चैप्टर में जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन जो टॉपिक है, उस पे दो क्वेश्चन मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगे, दोनों को डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनो। पहला, ग्रीन रिवॉल्यूशन, कलर चेंज कर लेते। ग्रीन रिवॉल्यूशन transformed India from a subsistent food grain economy to a food surplus economy. Justify the statement. बेटा इस क्वेश्चन को मैंने आंसर राइटिंग सीरीज में पूरा डिटेल में कवर किया है, लेकिन एक चीज मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं आंसर राइटिंग के बारे में। इस क्वेश्चन से मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं बेटा, इस वर्ड पे फोकस करो। इस वर्ड, क्या वर्ड है? ट्रांसफॉर्म। अब बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से इंडियन इकोनॉमी में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, बदलाव आ गया। क्या ऐसा बदलाव कि पहले वो फूड सब्सिस्टेंट इकोनॉमी थी, अब फूड सरप्लस इकोनॉमी हो गई। तो बेटा एक चीज आंसर राइटिंग के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, बहुत ध्यान से सुनना। बेटा जब क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए कि उसके अंदर बदलाव की बात हो रही हो, मतलब कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले ऐसा था, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद ऐसा हो गया। ठीक है, तो बेटा आपने इंस्टाग्राम पे अपने दोस्तों या सेलिब्रिटीज के पोस्ट देखे होंगे। ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर, कि 6 महीने पहले ऐसा था, 6 महीने बाद ऐसा हो गया। तो बेटा सेम पैटर्न में इस क्वेश्चन का आंसर भी लिखा जाएगा। कैसे? कि पहले एक नॉर्मल सी स्टार्ट कर दो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन इज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स बाय यूजिंग HYV सीड्स। ठीक है, अब एक हेडिंग डालना कि बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो बिफोर ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया क्या था? एक सब्सिस्टेंट इकोनॉमी था, जिसमें कई बार ऐसा होता था कि हमें फूड ग्रेन्स कहां से इंपोर्ट करने पड़ते थे? USA से इंपोर्ट करने पड़ते थे। ठीक है, और उसके बाद हेडिंग डालना आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन।
कि आफ्टर ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुआ, हमारा प्रोडक्शन बढ़ गया, जिसकी वजह से बफर स्टॉक हो गया, फूड ग्रेन्स, है ना, ये सारी चीजें। तो इस क्वेश्चन का डिटेल में आंसर मैंने आंसर राइटिंग सीरीज में कवर किया है, कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है, एक बार जरूर जाना और वो वीडियो चेक करना। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन मेड इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स बट वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन इकोलॉजिकल ग्राउंड्स। डू यू एग्री? बेटा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन ने, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें इंडिया को फूड ग्रेन्स के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बना दिया, लेकिन बेटा ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो बेटा इस स्टेटमेंट को अपन एग्री करेंगे और एग्री करने के बाद 2 पॉइंट के अराउंड आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट के अराउंड अपना आंसर होना चाहिए। कौन से दो? तो पहला, बेटा जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में सीड्स यूज होते थे वो कौन से थे? HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब बेटा ये HYV सीड्स की प्रोडक्टिविटी तो ज्यादा होती थी, लेकिन बेटा ये बहुत ज्यादा प्रोन होते थे पेस्ट अटैक के लिए, मतलब इन पे इनकी जो फसल है उस पे कीड़े लगने की संभावना बहुत तेजी से होती थी, मतलब बहुत तेजी से कीड़े लग जाते थे अगर उसको प्रोटेक्ट ना किया जाए तो। ठीक है, तो बेटा इन्हें कीड़ों से, पेस्ट अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करना पड़ता था। तो बेटा जब पेस्टिसाइड्स का ओवर यूज हुआ तो बेटा उसका इफेक्ट क्या आया? सॉइल फर्टिलिटी पे भी आया। ठीक है, और सॉइल फर्टिलिटी के साथ साथ एक्वेटिक एनिमल्स या हमारे जो वाटर रिसोर्सेज है ना, वाटर रिसोर्सेज मतलब जो रिवर्स हैं, लेक्स हैं, वाटर रिसोर्सेज, ये भी क्या हुए? अफेक्ट हुए। वाटर रिसोर्सेज भी अफेक्ट हुए। कैसे हुए? तो बेटा ऑब्वियसली क्रॉप्स के ऊपर पेस्टिसाइड्स छीटा, अब पानी छीटेंगे तो वो पानी के साथ मिलके पेस्टिसाइड्स वो किसी नदी या किसी लेक में चले जाएंगे और एक्वेटिक एनिमल्स को भी अफेक्ट करेंगे और वाटर रिसोर्सेज को भी कंटामिनेट करेंगे। ठीक है, तो पहले चीज तो मैंने बताया कि पेस्टिसाइड्स के साइड। सेकेंड चीज बेटा, ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो HYV सीड्स थे इनको पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा थी, पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा लगती थी, मतलब इनको, इन क्रॉप्स को पानी बहुत ज्यादा चाहिए। तो बेटा पानी ज्यादा यूज करा फार्मर्स ने, तो फार्मर्स ने पानी ज्यादा यूज करा तो हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट आपके आंसर में क्या होगा कि आपका जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है, ठीक है, वो क्या हो गया? ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से कम हो गया। तो इकोलॉजिकल ग्राउंड्स पे ऑब्वियसली ग्रीन रिवॉल्यूशन को क्रिटिसाइज किया जाता है। आप ये 2 पॉइंट्स के अराउंड अपना आंसर फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अगला अगला जो टॉपिक है बेटा, इस चैप्टर से लैंड रिफॉर्म्स के अराउंड क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स में पहला क्वेश्चन, लैंड सीलिंग प्रमोट्स इक्विटी। ठीक है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद वैलिड आर्ग्यूमेंट्स। अब बेटा इस स्टेटमेंट को अपने को जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करना है मतलब कि हमें इस स्टेटमेंट को सही साबित करना है। बेटा जस्टिफाई वाले क्वेश्चन में आप उस स्टेटमेंट को गलत मत प्रूफ करके आ जाओ, कभी भी आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। जैसे मान लो कि अगर, जैसे मेरे सर यूपीएससी की जब तैयारी हम करते थे तब मेरे सर बोलते थे, एग्जाम्पल देते थे कि मान लो कि क्वेश्चन आ जाए कि सूरज रात में उगता है। ठीक है, इसको जस्टिफाई करना है। ठीक है, तो अब बेटा जस्टिफाई करना है मतलब उस स्टेटमेंट को आपको सही साबित करना है। तो सूरज रात में उगता है तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ बिल्कुल सूरज रात में ही उगता है। जब अमेरिका में रात होती है तो इंडिया में सूरज उगता है। ठीक है, तो बेटा जस्टिफाई करने का मतलब है कि आपको उस स्टेटमेंट को एनी हाउ क्या करना है? सही साबित करना है। आपके पास नेगेटिव है ना, आपके पास नेगेटिव लिखने का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? लैंड सेलिंग प्रमोट्स इक्विटी। अब इसका मतलब ये बेटा लैंड सीलिंग, इस आंसर को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि ड्यूरिंग 1950 टू 1990 इंडियन पॉलिसी मेकर्स इम्प्लीमेंटेड वेरियस लैंड रिफॉर्म्स टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड वन ऑफ द लैंड रिफॉर्म वाज लैंड सीलिंग। अब लैंड सीलिंग क्या था उसको छोटे से प्रेजेंट करके, क्लाउड बना के और उसको अलग तरीके से प्रेजेंट करके बता दो कि लैंड सीलिंग क्या? टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड एन इंडिविजुअल कैन होल्ड। ठीक है, लैंड सीलिंग क्या था कि एक इंसान के पास इससे ज्यादा जमीन नहीं हो सकती। ठीक है, अगर होगी है ना, बियॉन्ड दैट लिमिट इफ अ पर्सन कैन होल्ड, है ना, सुनो मेरी बात ध्यान से, कि एक इंसान के पास एक लिमिट से ज्यादा जमीन नहीं हो सकती और अगर होगी तो सरकार उसको क्या कर लेगी?
जब्त कर लेगी, सरकार ओवरटेक कर लेगी और सरकार क्या करेगी, उस जमीन को पुअर और मार्जिनल फार्मर्स में बांट देगी। इस तरीके से लैंड सीलिंग का कानून किस चीज को प्रमोट करता था? इक्विटी को प्रमोट करता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो बेटा, ये इसी साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो 2026 वाला है, ठीक है, उसका क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और आपके एग्जाम में आ सकता है, ध्यान से सुनना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन इंडिया एनकाउंटर्ड सेवरल चैलेंजेस दैट हिंडर्ड इट्स इफेक्टिवनेस। डू यू एग्री? बेटा, एक बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के साथ इंडियन इकोनॉमी में। क्या क्वेश्चन पूछता क्या है और बच्चे आंसर क्या लिख के आ जाते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपको रेलिवेंट आंसर लिखना है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि जो लैंड सीलिंग का कानून बनाया गया, ठीक है, इंडिया में जो लैंड सीलिंग का कानून बनाया गया उसको उसको है ना बहुत ज्यादा मतलब उसको एनकाउंटर किया गया, मतलब बहुत सारी रुकावटें आई उसके अंदर। तो उन रुकावटों के बारे में अपने से पूछ रहा है क्वेश्चन कि वो क्या रुकावटें थी। ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या रुकावटें आई। ठीक है, तो बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। और इसको कैसे लिखेंगे, तो बेटा आगे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि ड्यूरिंग 1950 टू 1990 इंडियन पॉलिसी मेकर्स इंप्लीमेंटेड वेरियस लैंड रिफॉर्म्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया एंड वन ऑफ द रिफॉर्म वाज लैंड सीलिंग। इस तरीके से उसके बाद लैंड सीलिंग को अपन बता देंगे टू स्पेसिफाई द मैक्सिमम लिमिट ऑफ लैंड अ पर्सन कैन होल्ड एंड बियॉन्ड दैट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने उसका इंट्रोडक्शन और कंटेंट लिख दिया। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि कुछ चीजों की वजह से लैंड सीलिंग की इफेक्टिवनेस पे क्या हो गई, कमी आ गई, वो इतना इफेक्टिव साबित नहीं हो पाया। तो बेटा 2 चीजें हैं। पहला है लूप होल्स इन लेजिस्लेशन। जो ये कानून बनाया गया, ठीक है, उसमें लूप होल्स थे, मतलब लूप होल्स का मतलब कमियां थी। तो जो लैंड सीलिंग का कानून बनाया गया, इसके अंदर कुछ लूप होल्स थे और जमींदार्स ने, है ना, जमींदार्स ने इन्हीं कमियों का क्या उठाया, फायदा उठाया। कैसे उठाया, तो बेटा उन्होंने क्या किया कि जमीन पे, है ना, जो टेनेंट था, है ना, टेनेंट्स वर एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड। ठीक है, जो टेनेंट्स थे, जो जमींदार की जमीन पे खेती कर रहे थे, उनको भगा दिया। और जब सर्वे करने आए लोग, ठीक है, तो जमींदार ने क्या बोला कि यहां तो मैं खुद ही खेती करता हूं। ठीक है, तो टेनेंट वर एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड एंड द लैंड ओनर पोर्ट्रेट टू बी अ सेल्फ कल्टीवेटर। मतलब वो क्या बता रहा है कि मैं ही इस जमीन पे कल्टीवेट करता था। ठीक है, तो पहली चीज लूप होल्स इन लेजिस्लेशन। और सेकंड, जमींदार्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस लेजिस्लेशन। जमींदार प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस लेजिस्लेशन। बेटा जब ये कानून आया तो जमींदार्स ने क्या किया, उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर दिया। ठीक है, अब ये प्रोटेस्ट, है ना, ये प्रोटेस्ट बहुत दिमाग से किया उन्होंने। कैसे कि जैसे ही प्रोटेस्ट किया तो इस कानून को इंप्लीमेंट करने में सरकार क्या हो गई, डीले हो गई। और जो ये टाइम था बीच का, इस टाइम को जमींदार्स ने कैसे यूज किया, बहुत चालाकी से यूज किया। कैसे कि उन्होंने वो जमीनें अपने रिलेटिव्स के नाम पे करवा दी। ठीक है, तो वो रिलेटिव्स के नाम पे हो गई तो भी वो जमीन क्या है, उनके पास ही रही। ठीक है, तो zamindars protested against these legislation, and the time between was used to transfer the land ownership to their relatives। ठीक है, तो इस तरीके से जो लैंड सीलिंग के कानून था, उसको बहुत सारी रुकावटों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसकी इफेक्टिवनेस क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, ये इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन है। बेटा अगर आप इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर डिटेल में चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं बिल्कुल आपको डिटेल आंसर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हो डिटेल में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको डिटेल में आंसर भेज दूंगा। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जहां से सीबीएसई लगातार क्वेश्चन पूछ रहा है, वो है आईपीआर 1956, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956। बेटा यहां से ना लगातार 2-3 साल से सीबीएसई अपने सैंपल पेपर और मेन पेपर लगातार दोनों जगह क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके बोर्ड्स के लिए। ठीक है, प्री बोर्ड में भी आ सकता है और बोर्ड्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर द आईपीआर 1956
in India, the system of industrial licensing was introduced to promote regional equality, justify the statement. अब बेटा क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आईपीआर 1956 लेके आए थे पॉलिसी मेकर्स, है ना, जो आईपीआर 1956 पॉलिसी मेकर्स लेके आए थे, उसका एम था रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करना। तो बेटा आईपीआर 1956 क्या थी? तो बेटा आईपीआर 1956 में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, अगर मुझसे पढ़ा है तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था, कहीं और से भी पढ़ा होगा तो एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, लाइसेंस राज पॉलिसी। ठीक है, लाइसेंस राज पॉलिसी क्या थी कि बेटा जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, अगर उनको इंडस्ट्रियल, है ना, उनको इंडस्ट्री सेटअप करना है या इंडस्ट्रियल सेक्टर में आना है तो सरकार से रिटर्न परमिशन चाहिए। ठीक है, किस चीज के लिए? टू एस्टैब्लिश, टू ग्रो एंड एक्सपैंड एंड टू डाइवर्सिफाई। इन तीनों चीजों के लिए अगर आप इंडस्ट्री डालना चाहते हो, आप उसको ग्रो या एक्सपैंड करना चाहते हो या डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, इन तीनों चीजों के लिए क्या है, आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। इसी को क्या बोला गया? लाइसेंस राज पॉलिसी बोला गया। अब लाइसेंस राज पॉलिसी रीजनल इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर रही है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो बेटा ये लाइसेंस राज पॉलिसी जो थी, ठीक है, अभी मैंने बताया कि लाइसेंस राज पॉलिसी क्या थी कि आपको सरकार से इंडस्ट्री खोलने, ग्रो या एक्सपैंड करने या डाइवर्सिफाई करने, तीनों के लिए क्या चाहिए? सरकार से लिखित में परमिशन चाहिए। अब बेटा अगर अगर एक बैकवर्ड एरिया में कोई इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है, ध्यान से सुनना, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करना चाहता है तो बेटा उसको सरकार इजीली लाइसेंस दे देती थी। क्यों? क्योंकि अगर वो बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री सेटअप करेगा तो उस एरिया का भी क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट हो जाएगा, वहां पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी और वहां पे लोगों को रोजगार मिलेगा और वहां पर क्या हो जाएगा? ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से लाइसेंस राज पॉलिसी क्या करती थी? रीजनल इक्वालिटी को प्रमोट करती थी कि बैकवर्ड एरिया में लाइसेंस इजीली मिल जाया करता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलो, एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस। बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है बेटा, सीबीएसई का बहुत बार, है ना, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो एक्सप्लेन द रैशनल बिहाइंड चूजिंग सेल्फ रिलायंस एज अ सेंट्रल प्लानिंग ऑब्जेक्टिव। बेटा इंट्रोडक्शन मैंने ऑब्वियसली उस आंसर राइटिंग सीरीज में बहुत डिटेल में बताया है, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि सेल्फ रिलायंस का मतलब दो चीजें हैं बेटा, दो चीजें लिख के आ जाना ऐसे, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस और टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, सेल्फ रिलायंस अगर कहीं भी वर्ड आ जाए या सेल्फ रिलायंस को और किस नाम से बोल दिया जाता है, आपके पेपर में आया था एक क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत। क्या? आत्मनिर्भर भारत। तो सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भर भारत एक ही बात है। इन अगर ये वर्ड आ जाए तो बेटा 2 पॉइंट्स तो रख लो। क्या? सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या? टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एंड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। बोलो मेरे साथ, टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस एंड टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस। ठीक है, चल आगे बात करते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का अपना, ठीक है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, डिबेट ओवर। ये है ना 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, डिबेट ओवर फार्म सब्सिडीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इज वन सच क्लासिक एग्जांपल ऑफ द सेम। बेटा अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, उल्टी सीधी भाषा पूछ लेते हैं ये, ठीक है, अजीब तरीके की लैंग्वेज पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हर कॉइन, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना, सिक्का होता है ना हेड्स और टेल्स। ठीक है, तो ऐसे ही हर चीज के दो पहलू हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो बेटा जो सब्सिडीज हैं उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, उसके पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, तो नेगेटिव भी है। अपने को क्या करना है? इसको जस्टिफाई करना है। क्या करना है? जस्टिफाई करना है कि सब्सिडीज के पॉजिटिव चीजें भी हैं और नेगेटिव चीजें भी हैं। तो बेटा कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं। वैसे मैंने मेरे डिटेल लेक्चर में बहुत अच्छे से इस टॉपिक को डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट बता देता हूं कि सब्सिडीज के पॉजिटिव पॉइंट क्या है। अच्छा, यहाँ पर फार्म सब्सिडीज की बात हो रही है। ठीक है, सिर्फ उस सब्सिडी की बात हो रही है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो बेटा पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है कि इंडिया में
है ना, इंडिया में जो ज्यादातर फार्मर्स हैं वो कौन से हैं? वो पुअर और मार्जिनल फार्मर्स हैं। कौन से फार्मर्स हैं? पुअर और मार्जिनल फार्मर्स हैं। तो अगर अगर हमें एग्रीकल्चर में इक्विटी को प्रमोट करना है, ठीक है, कि हम चाहते हैं कि अमीर और गरीब किसान के बीच में अगर ये गैप है इसको कम करना है, तो सब्सिडीज उसके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल टूल हो सकता है। तो पहला पॉइंट तो ये। सेकेंड, बेटा, फार्मिंग एक बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है। इंडिया में फार्मिंग बहुत ज्यादा रिस्की बिजनेस है, स्पेशली इंडिया में। क्यों? क्योंकि जो इंडिया का वेदर है वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है ना, अनसर्टेन है, अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब हम फोरकास्ट बहुत सही एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारे इंडिया में जो फार्मिंग है, जो एग्रीकल्चर है, वो किस चीज पे डिपेंडेंट है? किस पे डिपेंडेंट है? वेदर पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो रिस्की बिजनेस है, इसीलिए हमें फार्मर्स को सब्सिडीज के थ्रू सपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और एक दो पॉइंट और लिख सकते हो, ठीक है। अपन नेगेटिव की बात करते हैं कि बेटा ऑब्वियसली अब सरकार क्या कर रही है, फार्मर्स को बहुत तरीके की सब्सिडी दे रही है। इलेक्ट्रिसिटी पे सब्सिडी है, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी है, पेस्टिसाइड्स पे सब्सिडी है, बहुत ज्यादा सब्सिडी है। तो बेटा ऑब्वियसली ये सब्सिडी का बर्डन कौन उठा रहा है? गवर्नमेंट उठा रहा है। तो इट विल बी ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट। इट विल बी ह्यूज बर्डन ऑन गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है। सेकेंड, बेटा दो तीन चार पॉइंट लिख सकते हैं। मैं दो दो पॉइंट बता रहा हूं आपको, डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको डिटेल आंसर भेज दूंगा, ठीक है। सेकेंड जो नेगेटिव पॉइंट है बेटा, वो ये है, कैसे लिखें इसको? सेकेंड जो नेगेटिव पॉइंट है सब्सिडीज का, कि बेटा पॉइंट ये कहना चाहता हूं मैं कि अगर अगर आपने किसी चीज फार्मर को सब्सिडी दी है, ठीक है, तो अगर वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने के लिए सब्सिडी दी है, तो अगर फार्मर उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर ले, उसके बाद उससे क्या कर लेना चाहिए? सब्सिडी हटा लेने चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने किस लिए सब्सिडी दी थी? ताकि फार्मर उस नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे। एक्चुअली फार्मर क्या है, शुरुआत में इनसिक्योर है, तो इनसिक्योर है इसलिए आप उसको क्या दे रहे हो कि नई टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट करो, हम सब्सिडी देते हैं। अब अगर उसने अडॉप्ट कर लिया, 2 3 4 साल उसको बेनिफिट समझ में आ गया, तो अब क्या होना चाहिए? उससे फार्मर से सब्सिडी को एलिमिनेट कर देना चाहिए। तो सेकंड पॉइंट क्या? सब्सिडीज सब्सिडीज शुड बी एलिमिनेटेड सब्सिडीज शुड बी एलिमिनेटेड आफ्टर एडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है बच्चा लोग, तो ये थे मेरी साइड से इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगेन दो तीन चीजें मैं आपको बता चुका हूं, आपके लिए आंसर राइटिंग सीरीज देखना मस्ट है, उसको देखे बगैर अपने पेपर में मत जाना बेटा। सेकंड, टॉपर की कॉपी मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर चुका हूं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में है, ठीक है, तो वहां से जाओ और कॉपी देखो एक बार, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आप इन क्वेश्चंस में से किसी का भी डिटेल में आंसर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख दो, मैं आपको डिटेल आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अब चौथी इंपॉर्टेंट चीज, कि अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो या कोई फीडबैक भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।